नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। कहानी है दिल्ली की। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में 16 अप्रैल 2019 को रोहित शेखर तिवारी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। रोहित शेखर तिवारी की मौत की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया। रोहित का नाम बहुत अधिक चर्चा में था क्योंकि वे कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के पुत्र थे। उनकी मौत ने न केवल राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैलाई बल्कि उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिंदगी में छिपे विवादों और संघर्षों को भी उजागर किया। रोहित शेखर तिवारी एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका नाम भारतीय राजनीति के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ था। उनके पिता नारायण दत्त तिवारी एक अनुभवी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार संभाला था। रोहित शेखर तिवारी का जन्म 1979 में हुआ था। उनकी मां उज्ज्वला शर्मा थी जो एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी मां ने दावा किया कि रोहित के पिता कोई और नहीं बल्कि उस समय के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नारायण दत्त तिवारी थे, लेकिन नारायण दत्त तिवारी ने इस दावे को लगातार नकारा, जिससे यह विवाद लंबा खिंच गया और अंततः एक कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया। यह मामला तब सामने आया जब 2008 में रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा ने नारायण दत्त तिवारी पर मुकदमा दायर किया। उन्होंने अदालत में दावा किया कि नारायण दत्त तिवारी उनके बेटे के जैविक पिता हैं और तिवारी को अपने बेटे को कानूनी रूप स्वीकार करना होगा। उज्ज्वला शर्मा ने यह भी कहा कि यह संबंध उस समय का है जब तिवारी ने शादी नहीं की थी। नारायण दत्त तिवारी, जो उस समय एक सम्मानित और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति थे, उन्होंने इस आरोप से पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और सार्वजनिक रूप से इस दावे को गलत ठहराया। तिवारी का मानना था यह मामला उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तिवारी का डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश दिया। यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इससे पहले किसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता पर इस तरह का कानूनी दबाव नहीं बनाया गया था। तिवारी ने इस डीएनए टेस्ट का विरोध किया और इसे टालने के लिए कई बार अदालत में अपील की, लेकिन अंततः उन्हें अदालत का आदेश मानना ही पड़ा। 2012 में डीएनए टेस्ट के परिणाम सामने आते हैं जिनसे साबित हो जाता है कि रोहित शेखर तिवारी नारायण दत्त तिवारी के जैविक पुत्र हैं। इस नतीजे से न केवल तिवारी की सच्चाई का उजागर होता है बल्कि यह भी साबित हो जाता है उज्ज्वला शर्मा का दावा सही था। तिवारी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की थी। डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद नारायण दत्त तिवारी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अंततः उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया रोहित शेखर तिवारी उनके बेटे हैं। हालांकि ये स्वीकारना उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद था। इसने तिवारी की सार्वजनिक छवि को बहुत हद तक प्रभावित किया था। 2014 में नारायण दत्त तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से विवाह कर लिया। उस समय उनकी उम्र लगभग 69 ईयर्स थी। यह विवाह एक लंबी कानूनी लड़ाई और व्यक्तिगत तनाव के बाद हुआ था, जिससे यह साबित हुआ कि रोहित शेखर तिवारी उनके जैविक पुत्र हैं। शादी के बाद तिवारी ने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे रोहित को स्वीकार किया और उसके साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। यह शादी तिवारी के जीवन के अंतिम चरण में हुई थी जब उन्होंने अपनी उम्र के चलते राजनीतिक सक्रियता से दूरी बना ली थी। इस शादी को कई लोगों ने तिवारी की तरफ से अपने परिवार को मान्यता देने और कानूनी विवाद को समाप्त करने का एक तरीका माना। यह विवाह एक तरह से तिवारी की व्यक्तिगत और सार्वजनिक जिंदगी के दो हिस्सों को जोड़ने का प्रयास था, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक रोहित को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने से इनकार किया था। शादी के बाद तिवारी और रोहित के बीच कुछ समय तक रिश्ते सामान्य दिखे, लेकिन अंदरूनी पारिवारिक तनाव बने रहे। रोहित शेखर तिवारी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट की वकील अपूर्वा शुक्ला से शादी की। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। अपूर्वा एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उनकी राजनीति में गहरी रुचि थी। रोहित की राजनीतिक पृष्ठभूमि और प्रतिष्ठित परिवार से प्रभावित होकर अपूर्वा ने उनसे शादी का निर्णय लिया। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिख रहा था। अपूर्वा को उम्मीद थी कि रोहित के पारिवारिक राजनीतिक इतिहास से उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और इससे उनका करियर भी निखरेगा। वहीं रोहित ने भी एक सुदृढ़ पारिवारिक जीवन की उम्मीद की थी, खासकर अपनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, जिससे उन्होंने अपने अस्तित्व को साबित किया था। हालांकि शादी के कुछ ही महीनों बाद उनके रिश्तों में दरार आने लगी। इसका मुख्य कारण था रोहित और अपूर्वा की आपसी समझ और पारिवारिक दखल। अपूर्वा अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी।
उन शादी के अलगाव का एक मुख्य कारण यह भी था, रोहित का एक महिला रिश्तेदार से करीबी संबंध थे। अपूर्वा को यह अच्छा नहीं लगता था, वह लगातार उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप कर रही थी। अपूर्वा को इस बात से बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। रिश्तेदार के साथ रोहित का करीबी होना अपूर्वा और रोहित के बीच विश्वास की कमी का कारण बन रहा था। उनके रिश्ते में इस वजह से तनाव बढ़ता जा रहा था। अपूर्वा का मानना था कि रोहित उनके साथ पारिवारिक और भावनात्मक रूप में उतना जुड़ाव नहीं दिखा रहे हैं जितनी उन्हें उम्मीद थी। रोहित को भी पारिवारिक जीवन में घुटन महसूस होने लगी थी। उसका भी अपनी महिला रिश्तेदार के प्रति काफी लगाव होने लगा था। धीरे धीरे अपूर्वा और रोहित के बीच का संवाद कम होने लगा और मतभेद गहरे होते गए। रोहित का परिवार, खासकर उसकी मां उज्ज्वला शर्मा और अपूर्वा के बीच भी तनाव के हालात थे, जो कि स्थिति को और भी कठिन बना रहे थे। 16 अप्रैल 2019 को रोहित शेखर तिवारी की मौत ने सबको चौंका दिया जब वो घर में मृत पाए गए। प्रारंभिक जांच में पहले परिवार ने दावा किया कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब कुछ बदल गया। रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि उनकी मौत गला घुटने के कारण हुई थी, जिसने एक नया मोड़ ले लिया था। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले उन्हें यह समझना था कि रोहित की मौत का असली कारण क्या था। शुरुआती बयान हुए। बयान के अनुसार घर में केवल परिवार के सदस्य और नौकर ही थे। ऐसे में कोई बाहरी व्यक्ति घर में कैसे घुसा, यह एक बड़ा सवाल बन गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की गहनता से जांच की। उन्होंने घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें स्पष्ट हुआ कि रोहित की मौत के समय कोई भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश नहीं कर सका। यह तथ्य इस धारणा को मजबूती देता था कि हत्या परिवार के भीतर ही किसी ने की हो सकती है। जांच के दौरान पुलिस ने रोहित के करीबी रिश्तेदारों और पत्नी अपूर्वा से भी सवाल किए। अपूर्वा को भी संदेह की नजर से देखा गया, क्योंकि उनके बीच मतभेद और तनाव बढ़ चुके थे। पुलिस ने अपूर्वा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की और उनके बयान को बार बार जांचा गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत और घटनाक्रम का रिव्यू करने के बाद सामने आई कि उस दिन कुछ असामान्य हुआ था। रोहित का गला दबाने का तरीका और हत्या के बाद की शांतिपूर्वक घर में रहना, इन सब ने संकेत दिया कि ये एक प्लान्ड मर्डर हो सकता है। इस मामले ने न केवल रोहित के परिवार के भीतरों की दरारों को उजागर किया था, बल्कि उनके रिश्ते में छुपे तनाव और मुद्दों को भी सामने ला दिया था। रोहित की मौत ने मीडिया में भी काफी सुर्खियां बटोरी। एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से जुड़ी इस हत्या ने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए मीडिया ने कई कोणों से मामले को कवर किया, जिससे यह मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया था। जांच के दौरान अपूर्वा शुक्ला तिवारी पर शक किया जा रहा था, खासकर उनके बयान बार बार बदलते जा रहे थे। जब पुलिस ने अपूर्वा से पूछताछ की तो उसने कुछ बिंदुओं पर पहले बातें बदल दी, जिससे पुलिस का संदेह गहरा गया। पुलिस को जब संदेह हुआ तो पुलिस ने अपनी कड़ियों को जोड़ना चालू किया और अपूर्वा को कड़ाई से उससे पूछताछ की। अपूर्वा ने एक समय तक मना किया, पर उसके बाद वो भी टूट गई। उसने सारे जवाब दिए। अपूर्वा ने बताया 15 अप्रैल 2019 को उसने रोहित को वीडियो कॉल किया था। उस कॉल के दौरान उसने देखा रोहित अपनी उसी महिला रिश्तेदार के साथ बैठकर शराब पी रहा है। यह दृश्य अपूर्वा के लिए बहुत ही ज्यादा असहनीय था। उसे लगा यह स्थिति अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। वह गुस्से से भर आई। गुस्से और अपमान के भाव में अपूर्वा ने फैसला किया वो इस स्थिति का स्थायी समाधान निकालेगी। उसने उसी रात योजना बनाकर अपने पति की हत्या की। अपूर्वा ने हत्या की प्रक्रिया को विस्तार से बताया, जिससे पुलिस को स्पष्ट हो गया कि एक प्लान्ड मर्डर था, न कि कोई अचानक होने वाला अपराध था। 24 अप्रैल 2019 को अपूर्वा को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पर हत्या का आरोप लगाया गया, जिससे यह मामला और भी गंभीर बन गया। गिरफ्तारी के बाद अपूर्वा ने मीडिया में सुर्खियां बटोरी और लोगों को इस मामले के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई थी। अपूर्वा की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया जाता है। एक लंबी कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अपूर्वा को दोषी ठहराया जाता है, उसे सजा होती है। यह घटना एक नाटकीय मोड़ ले चुकी थी और समाज में सवाल उठने लगे थे, क्या इस तरह के व्यक्तिगत विवाद कभी इतनी गंभीरता तक पहुंच सकते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ऐसी और क्राइम की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक हम आपके लिए अगली कहानी लेकर आते हैं, तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।